कैसे हो साथियों। जैसे कि हम लोग एटम्स कर रहे थे और हमने जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया था। अब आपको पता है आखिरी में हम आपको छोड़ के गए थे कि जो हमारा क्लासिकल मॉडल है उसमें क्या क्या खामी थी। तो आपको पता था खामी ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेगा, गोल 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 चक्कर मारते रहेगा, तो उसकी एनर्जी रेडिएट होती रहेगी एंड एज अ कंसिक्वेंस उसे इवेंचुअली न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसे ही ठीक करने के लिए नील बोहर आए। कौन आए? नील बोहर। तो हम अब बोहर्स का एटॉमिक मॉडल या बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। देखो, बोहर ने किसका सहारा लिया? पार्शियली इन्होंने क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया। क्वांटम फिजिक्स। तब तक इनके एक कंटेम्पररी थे जिनका नाम था प्लांक्स। तो प्लांक्स ने अपना क्वांटम रूल दे दिया था, ठीक है। तो बोहर के क्वांटम थ्योरी में थोड़ा हम प्लांक्स, आप जानते ही हैं प्लांक्स का कांस्टेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। और ये सारी चीज़ें बोहर ने ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड के हर चीज़ को नकार दिया, नहीं, कुछ चीज़ें उसने रहने दी हैं। जैसे वो कुछ चीज़ें क्या हैं, इन्होंने अपना पहला जो पोस्टुलेट बनाया, तो बोहर ने क्या बोला कि रदरफोर्ड के जो चारों के चारों पोस्टुलेट थे सबको क्लब करके एक ही बना दिया और दो अपने यूनिक पोस्टुलेट बनाए, पहला और दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो दूसरा तीसरा इनका क्या है? यूनिक है। पहला तो वही है जो रदरफोर्ड का है। नील बोहर को माना जाता है कि ये चीज़ सपने में आई थी कि सांप अपने अंडे के, वो कोल्ड ब्लडेड होता है ना सांप, आपको पता ही है, तो वो अपने अंडे के चारों तरफ कुंडली मार के बैठा है। अंडा कुछ और नहीं है, न्यूक्लियस है। कुंडली मार के क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो, पहला पोस्टुलेट वही है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर called nucleus where almost all mass and all positive charge is concentrated, ठीक है। पहले तो इन्होंने ये बोला एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर ऑलमोस्ट ऑल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्जेस कंसनट्रेटेड, ठीक है। देयर आर, फिर इन्होंने दूसरा जोड़ा, देयर आर डेफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग, देयर आर डेफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग दिस न्यूक्लियस, ठीक है, एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वही बात आपको भी पता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ये इन्होंने बात कह दी। फिर बस फाइनली इन्होंने ये बोला कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रेवोल्यूशन, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर revolution is provided by force of attraction between electron and nucleus। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो ये बात तो रदरफोर्ड भी कह गए थे कि हर एटम में एक टाइनी सेंट्रल कोर होगा जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, उसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास कंसनट्रेटेड होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेट नंबर में रिवॉल्व करेंगे और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होगा। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रीपिटल फोर्स से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का है। ये बात कह गए थे। फिर इसके बाद हमें ये भी लिखना चाहिए फिर कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, यहीं से एक नई चीज़ आई। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट रेडियस, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो कि होता है 1/4πε0। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा E,
चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा ZE/R का स्क्वायर। बट इन्होंने एक चीज़ करी, क्योंकि आगे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ने वाली है, तो इन्होंने इस 1/4πε0 को k लिख लिया। कितना लिख लिया? k। ये है z, यह है E/E² और यहाँ पे है R²। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी हमेशा ही, जो मैं आगे रूल्स चलाऊंगा, डेरिवेशंस कराऊंगा, उसमें ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी mv² बराबर kZe²/R² के, और k कुछ और नहीं है 1/4πε0 है। ये आपको याद रखना है। अगर आप इतना याद रख लेंगे, देन उसके बाद अब मेन कहानी शुरू होती है, जो क्लासिकल मॉडल की खामियां थी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करनी पड़ रही थी और जिसकी वजह से इट में इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, उसे कैसे रेक्टिफाई करा बोहर ने। तो पहला ये आप इक्वेशन याद रखना, पहला पोस्टुले याद रखना। तो अब यहाँ पे आपको मैं दूसरा पोस्टुले लिखा रहा हूँ और ध्यान से समझना वो क्या है। उसमें हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आपने चार्ज में भी पढ़ा है। दूसरे पोस्टुले में आप दोबारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। देखो, चीज़ों को क्वांटाइज करने से फ़ायदा ये होता है कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। और हम यहाँ पे बोहर अपने साथ एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए कि आप ये देखो, जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका पहला एनर्जी लेवल है, ये आपका दूसरा एनर्जी लेवल है, ये आपका तीसरा एनर्जी लेवल है, ये आपका चौथा एनर्जी लेवल है, KLMN, जिन्हें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। उसके बेस पे इन्होंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो उसे कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया, इसका प्रूफ क्या है? तो बेसिकली देखो, आप ये मान सकते हो ग्राउंड से K लेवल कुछ हाइट पे होगा, फिर L लेवल भी कुछ हाइट पे होगा, M लेवल भी कुछ हाइट पे होगा, N लेवल भी कुछ हाइट पे होगा। तो मतलब इन लेवल्स की अपनी भी एनर्जी है, इन लेवल्स के पास अपनी भी कुछ एनर्जी है, और कोइंसिडेंटली इन लेवल्स की उतनी ही एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को इन लेवल्स में सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से सर्कुलर मोशन करने के लिए चाहिए। मतलब इन एनर्जी लेवल्स पे अपनी ही इतनी इनफ एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन को मूव करा पाएँ सर्कुलरली सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन को एक भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, सारी की सारी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कौन प्रोवाइड करेगा? यही एनर्जी लेवल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो सारी कहानी अब ख़त्म हो गई। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी पड़ रही, यूज़ ही नहीं करनी पड़ रही, यूटिलाइज ही नहीं करनी पड़ रही, उसे तो वो एनर्जी लेवल से प्रोवाइड हो जा रही है। बट एक मेन बात है, एक एटम्स में होते हैं करोड़ों ऑर्बिट। बिल्कुल, मानो या ना मानो, KLM को गोली मारो, एक एटम में करोड़ों ऑर्बिट होते हैं। बट हमें सिर्फ किस ऑर्बिट से मतलब है नील बोहर के अकॉर्डिंग? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं, हमें उनसे मतलब है। होते करोड़ों ऑर्बिट हैं, बट हमें लेना देना उन ऑर्बिट से है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी बात, हमें लेना देना सिर्फ उन ऑर्बिट से है जिनका एंगुलर मोमेंटम MVR, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज हो। क्या हो? क्वांटाइज। होंगे करोड़ों ऑर्बिट, और हमें उतने से ही मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रहेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्वांटाइज होगा। ऐसे लेवल को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अपनी एनर्जी है, तो वहाँ पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी चाहिए ना, हो पाती है, तो क्यों वो इवेंचुअली फॉल होगा न्यूक्लियस में? उसने तो अपनी एनर्जी कैप्ट करके रखी है, बचा के रखी है। उसको जो एनर्जी लगनी थी रिवॉल्व करने के लिए, वो तो लेवल प्रोवाइड कर दे रहा है, स्टेशनरी लेवल। और ये स्टेशनरी लेवल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्वांटाइज होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो पोस्टुलेट नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन, एक तो सर्टेन हो मतलब फिक्स नंबर में हो, डिस्क्रीट मतलब कैसे हूँ? डिस्क्रीट क्या होता है? मैथमेटिक्स का वर्ड है डिस्क्रीट मतलब होता है इंटीजर ही होता है। ठीक है। सर्टेन डिस्क्रीट नॉन
रेडिएटिंग, मतलब इनसे एनर्जी रेडिएट ना करे इलेक्ट्रॉन, करेगा क्यों? लेवल्स ने अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है, उन पे तो इन्फानाइट अमाउंट में है, क्योंकि उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, वो ग्राउंड लेवल से हमेशा एक हाइट पे रहेंगे, तो उन पर हमेशा ही एनर्जी रहेगी। हाँ, ये बात हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जाए एक लेवल से दूसरे लेवल, ठीक है, वो बात की बात है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीटिंग नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या लेवल्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। According to Bohr, an electron can revolve only in certain discrete non-radiating orbit या level called stationary orbit, for which total angular momentum होता है L, और L को डिनोट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। आपको पता है ना लीनियर और रोटेशनल में क्या चलता है, पता है ना? रोटेशनल यहाँ उल्टा चलता है, बाकी सब में जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू ए आर होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, चलो छोड़ो। फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, दैट इज एल जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 h क्या है? मैंने बोला था ना प्लांक्स थ्योरी आएगी। h क्या है? h है प्लांक्स का कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और क्योंकि हम डुअल नेचर पढ़ रखे तो हमें याद है ये होती है जूल सेकेंड, ठीक है। तो बोहर के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करेगा ऐसे डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग मतलब उससे एनर्जी रेडिएट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स या लेवल, जिन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट की खासियत क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट्स का नहीं एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का ही एंगुलर मोमेंटम होगा जो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, उसका होगा एंगुलर मोमेंटम। जो MVR है वो क्वांटाइज हो, मतलब L इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का, तो यहीं से क्वांटम मॉडिफिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला जब आपका एंगुलर मोमेंटम है MVR वो बराबर हो NH/2π के, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। यहाँ पे n क्या है? n ही इंटीजर है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या आप बचपन से जानते हैं इसे शेल नंबर भी कहते हैं या ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं। n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 0 तो नहीं होती। 1 होता है K शेल, L शेल, M शेल, आपको पता ही है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 18, फिर 18, फिर 32, ऐसे चलते रहते हैं, 50। तो यह है हमारा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जो डिस्क्रीट हो, नॉन रेडिएटिंग हो, उन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, और जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज हो। क्वांटाइज कितने के बराबर हो? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यहाँ पे n लगा देंगे तो वो क्वांटाइज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये आंसर हो गया कि फ्रैक्शन हाफ नहीं हो सकते। जो करोड़ों ऑर्बिट थे वो फ्रैक्शन हाफ में हो सकते थे, उनको हमें नहीं लेना, हमें बस उनको लेना है जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में रहते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो, जहाँ पे n 1 2 3 या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर या KLM हो, ठीक है। मान लो कभी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़े या डिग्रेड होना पड़े, नीचे जाए या ऊपर आए, इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल जाए और वो ऊपर जाना चाहे, नीचे जाना चाहे, दाएं जाना चाहे, बाएं जाना चाहे, मतलब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना चाहे। अब याद रखना वो स्टेशनरी लेवल से स्टेशनरी लेवल ही जाएगा, नॉन रेडिएटिंग लेवल से नॉन रेडिएटिंग लेवल ही जाएगा। ऐसे लेवल से जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है उससे वो ऐसे ही लेवल पे जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। अब वो रेडिएटिंग या नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपका पोस्टुलेट नंबर हो जाएगा 3rd। तो यहाँ पे वही लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी। और बच्चों ये एनर्जी कौन सी होगी? ये फोटॉन्स की एनर्जी होगी, E = h न्यू,
जैसे इलेक्ट्रॉन को इस लेवल से इस लेवल जाना है, ये एक स्टेशनरी लेवल है, ये दूसरा लेवल है ये, तो चारों तरफ कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन में कौन होते हैं, फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है E = h/nu, ठीक है। अब मान लो लोअर इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिली और वो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। ऊपर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी तो वो ऊपर रहा। अब हर समय तो ऊपर नहीं रह सकता, एक बार वो नीचे भी आएगा, ट्रांजिशन भी करेगा, बट नीचे तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, नीचे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो बाकी एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा भाई। जब उसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाना है, या लोअर एनर्जी स्टेशनरी लेवल से हायर एनर्जी स्टेशनरी लेवल जाना है, तो नीचे तो लो एनर्जी, ऊपर हाई एनर्जी है, तो वो जो हाई एनर्जी है वो उसे फोटोन से मिली, इस फोटोन की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, जब लो से हाई जाएंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब जब हाई से लो आएंगे तो रिलीज़ होगी एनर्जी, क्योंकि नीचे तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी एनर्जी का क्या करेगा, वो रिलीज़ कर देगा फोटोन के फॉर्म में, ये बात है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इट ट्रांजिट या मूव अप या मूव डाउन, ठीक है। ट्रांजिट मतलब ट्रांसमिशन होना, ठीक है। व्हेन इट ट्रांजिट, मूव अप, मूव डाउन फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर, फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कब करेगा, जब वो लोअर लेवल से कहाँ आए, हायर लेवल में आए, और एब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में जाए, बट दोनों ही स्टेशनरी होने चाहिए लेवल, ठीक है। तो लेट अस से हमारा चेंज इन एनर्जी है डेल्टा E, ये बराबर होगा E2 - E1 के, ठीक है भैया। और डेल्टा E कुछ और नहीं है, फोटॉन्स की एनर्जी होगी कितने के बराबर, h/nu के बराबर, और यही बराबर होगी E2 - E1 के। E1 क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, और E2 क्या है, पूरा लिखे करो आप, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब यहीं पे देख लो कि डेल्टा E रिलीज़ कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर लेवल से लोअर। रिलीज तभी होगी ना जब उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो जा रहा होगा E2 से कहाँ, E1 की तरफ। इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा E2 से कहाँ, E1 की तरफ। और डेल्टा E एब्जॉर्ब कब होगी, ये लगेगी कब, चाहिए कब होगी, जब उसे लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाना है, हायर एनर्जी लेवल पे जाना है। तो जब उसे E1 से कहाँ जाना है, E2 पे जाना है, तब इलेक्ट्रॉन को मतलब लोअर से हायर जाना है, तब उसे चाहिए होगी, तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर है इतना, शाबाश। तो ये चीज़ें आप देख लेना। और कुछ क्या बताऊँ मैं आपको, इतना काफ़ी है इसमें, ठीक है। h/nu फोटॉन्स की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब इसमें कुछ डेरिवेशंस आती है, वो देखो आप। तीनों पॉस्टुले मैंने आपको बता दिया। पहला पॉस्टुले बेसिकली वहाँ से हमें यही लेना देना है कि नील बोर का पहला पॉस्टुले ये बोलता है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर। हर एटम में एक टाइनी सेंट्रल कोर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। इसके बाद इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिनका टोटल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है न्यूक्लियस की तरफ तो वो सेंट्रीपिटली करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का है। उसके लिए हम लिख लेते हैं कि mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर kZe²/r²। के, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में रहता है, ठीक है, या रिवॉल्व करता है जो डिस्क्रीट हो, नॉन रेडिएटिंग हो, और उसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। उस स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, मतलब mvr कितने के बराबर होगा, nh/2π के बराबर होगा। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लो इलेक्ट्रॉन को कभी एक्साइट करना पड़े लोअर एनर्जी लेवल, मतलब E1 से E2, तो उसे वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगी, अपने चारों तरफ के विजिबल रीजन के फोटॉन से प्रोवाइड होगी। और अगर उसे रिलीज़ करनी हो एनर्जी तो क्या करेगा, वो हायर से लोअर जाएगा, ठीक है। यही आपके तीनों पोस्टुले थे जो आपको ध्यान रखने थे। अब हम डेरिवेशंस करेंगे।
इसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए